बहुत बुरा लगता है माँ कि हम अपनी तकलीफों से गुजर कर भी कुछ सीखते नहीं हैं और आगे चलकर वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। सोचिए, जो वक्त से भी कुछ सीख ना सका उसे रिश्ते क्या सिखाएंगे और क्या याद दिलाएंगे कि तुम्हारे साथ जो तकलीफ हुई वो अपनी बहू को मत दो। काश मम्मी जी बहू वाली तकलीफों से गुजरकर एक अच्छी सास बनती। नेहा अपनी मां नीला जी से कहती है तो नीला जी बोली, बेटा, कुछ लोग वक्त रहते ही सीख जाते हैं और कुछ लोगों को उसी को सही मान लेते हैं और ना चाहकर भी वो सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं। ये तुम्हारे घर की बात है, तुम बेटी हो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, उन्हें नहीं। अपनी सास को उनकी भूल का एहसास मर्यादा में रहकर याद दिलाओ कि जो दर्द उन्हें भुगतना पड़ा वही दर्द तुम्हें देकर वो भी पाप की भागीदार बन रही है। फिर नेहा बोली, माँ, आप अभी भी मुझे ही कह रही है समझने और समझाने के लिए। मैं कोई नई ब्याहता नहीं हूं। सोचिए आप, 12 साल हो गए मेरी शादी को, आज भी वो छोटी छोटी बातों के लिए मुझे ताने मारती है। कल तो हद हो गई जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भोली सूरत देखकर अपनी सारी जायदाद पत्नी बेटे को छोड़कर बहू के नाम कर गए। बताओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर नीला जी ने बेटी को समझाया और हर बार की तरह नेहा ने भी खुद को समझा लिया। यही सब सोचकर और अपना काम खत्म करके नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई। शाम में जब उसके पति मानव आए तो नेहा के चेहरे को देखकर वो बोले, क्या हुआ? क्या फिर माँ ने कुछ कहा? नेहा, तुम्हें तो अब इस बात की आदत पड़ जानी चाहिए, फिर क्यों इन बातों को लेकर अपना मन दुखी करती हो? तो नेहा बोली, हाँ, सही कहा आपने, काश मुझे आदत पड़ जाती। जैसा मम्मी जी की सास उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उन्होंने दादी के खराब व्यवहार से कुछ सीखा नहीं, बल्कि उसी व्यवहार को उन्होंने अपना व्यवहार बना लिया। मैं अपने स्वभाव को उनके जैसा नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं चाहती कल को मेरी बहू अगर घर आए तो उसे भी इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़े। फिर नेहा ने सारी बात बताई। करीब 1 हफ्ते बाद नेहा की सास जयंती जी ने नेहा से कहा, बहू, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। मैंने कामवाली से कहा तो उसने तेल लगाने से मना कर दिया। तुम भी तो बैठी ही रहती हो, तो तुम ही मुझे तेल लगा दो, या फिर मैं अपनी बेटी रूपा को बुला लेती हूँ और किसी डॉक्टर से दिखा लेती हूँ। तो नेहा मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, आपको क्या लगता है कामवाली ने आपको तेल क्यों नहीं लगाया? ऐसा नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं होगा, पर आप उसे इंसान नहीं गुलाम समझती है। वो मजबूरी में ये काम कर रही है, वरना उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो वो वक्त निकाल कर भी आपको तेल लगा देती। और जहां तक डॉक्टर से दिखाने की बात है, मैं तो ऐसे भी आपके लिए बुरी हूं, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। फिर जयंती जी गुस्से में बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपने पैसों से तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी। जिन पैसों को तुम खर्च करती हो वो मेरे बेटे और पति का है, तुम्हारे मायके से नहीं आता है। इतना तो जानती हो कि वो भी नहीं जानती। तो नेहा मुस्कुराई और उसने कहा, आज मैं ये पैसों की बात को यही खत्म करती हूँ। ये लीजिए, आपको लगता है पापा जी ने सब मेरे नाम से किया था, तो ये रहे सारे कागजात। अगर इस कागजात को देखकर आपकी देखरेख और आपका ख्याल कोई रख सकता है तो आप उसे दे सकती है, पर मुझे इस रोज रोज की तानेबाजी से मुक्त कीजिए। इतना कहकर वहां से चली गई। जयंती जी ने जब वो कागजात देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसमें साफ साफ लिखा था, अगर वो अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहती है तो सारी जायदाद को ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। उस पैसों के लिए बस नेहा को एक ट्रस्टी बनाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वभाव से उनके स्वर्गीय पति भी परिचित थे। कुछ देर बाद नेहा आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी,
सच्चाई जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सोचिए, मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी कभी भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जो आपकी सास ने आपके साथ किया वही आपने मेरे साथ किया। काश अपनी तकलीफों से आपने कुछ सीखा होता तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करती। बड़ी इज्जत के साथ अपनी बात कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तो जयंती जी आश्चर्य में रही। फिर उन्होंने फोन अपनी बेटी रूपा को घुमाया और बोली, रूपा, तुम सही कहती थी। बेटा बहू ने जरूर कुछ काला जादू तुम्हारे पापा पर किया था, तभी तो वो ऐसी वसीयत बनाकर गए। तुम कहती थी ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, अब सच में मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आने दो तुम्हारे भाई को, कहती हूँ कल की ही टिकट करवा दे और मैं अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो रूपा बोली, सुनो सुनो मम्मी, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। आप तो जानती है हम छोटे से घर में रहते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और तो और ना चाहते हुए भी मेरी सास भी यहाँ आ जाती है। बेटी की बात सुनकर वो हैरान थी। उन्होंने कहा, पर तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम लोगों के पास आकर रहूं। तो रूपा बोली, माँ तब की बात अलग थी, पर अब सब कुछ जानने के बाद मैं तो यही कहूंगी कि भाभी ही है जो आपको निभा रही है, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जयंती जी के कमरे के पास से गुजरती हुई नेहा के कानों में सारी बात गई। फिर वो चुपचाप वहां से अपना काम करने चली गई। इधर जयंती जी भी सोच रही थी, जो उन्होंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, उल्टा यहाँ बात बिगड़ गई, तो अब उसे कैसे ठीक किया जाए, इसी सोच विचार में वो लगी रहती थी। 2-3 दिन बाद जब मानव ऑफिस से आया तो जयंती जी सारे कागजात बेटे को देते हुए बोली, बेटा इस उम्र में ये जायदाद के कागज मैं रखकर क्या करूंगी। छोटी छोटी बातों पर बहू नाराज हो जाती है, और देखो ये कागजात मेरे पास छोड़ गई। तुम तो जानते हो मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बुढ़ापा ठीक से कट जाए, और तुम लोग जब हो तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है। फिर मानव बोला, माँ आपको याद है आपके और दादी के बीच में जब भी कुछ होता था तो पापा साफ साफ कहते थे कि मर्दों को औरतों की बातों से दूर रखो। मैं भी यही कहता हूँ, इन सब चीजों से मुझे दूर रखे और बैठकर अपनी बहू से साफ साफ बात कर लीजिए, ताकि रोज रोज की कहा सुनी बंद हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये सब पसंद नहीं आता। और ये कागज पापा ने नेहा को दिया था, तो आप उससे बात कीजिए। फिर जयंती जी बोली, पहले बेटा है या बहू, जब तुम भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो तो मैं किसकी ओर देखूंगी। तो मानव बोला, माँ आपकी परेशानी इस घर में मैं नहीं, आपकी बहू है। मेरे साथ तो आपका रिश्ता ठीक ही है, पर आपकी बहू के साथ आपका व्यवहार कैसा है ये आप भी जानती है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नेहा चाय लेकर जयंती जी के पास आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, हर तरफ रास्ता बंद हो गया, अब आप क्या सोच रही है। वो बोली, क्या कहना चाहती हो खुल कर बोलो। तो नेहा बोली, कहने सुनने को बचा क्या है, मैंने तो आपको पूरे कागजात दे दिए, और आप जो आज तक अपनी बेटी के बहकावे में आकर मुझे इतना कुछ सुनाती थी, उसने भी आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया। फिर जयंती जी आश्चर्य में नेहा की ओर देखी और बोली, क्या तुम मेरी बातें छुप छुप कर सुनती हो बहू, ये अच्छी आदत नहीं है। तो नेहा बोली, मम्मी जी ये जरूरी तो नहीं कि हर सास बहू का रिश्ता खराब ही हो, हम क्यों उनमें अपनी गिनती करवाए जिसके बारे में लोग कहकर शर्मिंदा होते हैं। दादी ने आपके साथ खराब व्यवहार किया तो आपको उन तकलीफों से सीखना चाहिए और मेरे साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर नहीं, आपने वैसा ही मेरे साथ किया। मम्मी जी एक बात कहूँ, मैं दिल से नहीं चाहती कि मैं आपके जैसी सास बनूं,
और अपनी बहू के साथ भी ऐसा व्यवहार करूं, तो क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? अब जयंती जी को एहसास हुआ कि सच में जिस तकलीफ से वो गुजर रही थी वैसा ही तो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया। भड़काने वाले लोग तो अक्सर रिश्तों को खराब करने के लिए कुछ न कुछ कहते ही है, पर हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। वो बोली, बहू अब मैं क्या बोलूं, न जाने मैं कब अपनी सास के जैसी बन गई, और जिस तकलीफ से मैं गुजरी अनजाने में तुम्हें भी वैसी तकलीफ देती रह गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नेहा ने आगे बढ़कर सास का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी मुझसे माफी मत मांगे, आप मेरी माँ समान है। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे और आपके और अपने मन से उन कड़वी यादों को निकाल देंगे। आप मेरी अध्यापिका बनिए और मुझे एक अच्छी सास बनने के लिए तैयार कीजिए, ताकि जब आपके पोते की बहू आए तो हम दोनों को अपनी प्रेरणा माने। क्या कहती है, आज से शुरुआत करें? इतना कहते ही जयंती जी ने बहू को गले से लगा लिया। दूर खड़ा मानव सब कुछ सुन रहा था और ठंडी सांसें लेकर ईश्वर और अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद बोलते हुए कहा, सच कहते थे पापा, इन औरतों को जानना और सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी माँ और पत्नी दोनों को सद्बुद्धि दी और मेरे घर में अब शायद शांति हो। अब जब कभी जयंती जी नाराजगी में कुछ कड़वी बातें नेहा से बोलती तो नेहा बोलती, याद रखें मम्मी जी, जब आपके पोते की बहू आएगी और मुझसे नाराज होगी तो मैं उसका जिम्मेदार आपको ठहराऊंगी। फिर नीला जी कहती, बहू मेरे पोते का नाम ले लेकर तुम मुझे ताने देने लगी हो, मत भूलो अभी तुम बहू हो, सास नहीं। फिर नेहा और नीला जी दोनों हंसने लगती। दोस्तों, जिस रिश्ते से हमें तकलीफ मिले उससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि जब हम वैसा ही रिश्ता किसी और से बनाते हैं तो वैसे ही तकलीफ हमारी वजह से सामने वाले को ना हो। फिर हर रिश्ते में खट्टी मीठी बातें होती है, बस अपनी भूल से ही सीखने वाले को समझदार कहते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।